दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला के कई प्रकारों को हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है और आपको अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज का प्रकार है यानी आज का भेद है हिंदी वर्णमाला का। आज का भेद है ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, ओष्ठ की आकृति के आधार पर ओष्ठ मतलब ओठ, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। ओष्ठ स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वृत्तमुखी यानी वृत्तमुखी। इससे आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि वृत्त जो शब्द आ रहा है, इसमें वृत्त ये शब्द आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। वृत्त एक देखा होगा, अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। वृत्त एक गोलाकार आकृति होती है, तो उसी से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। अब वृत्तमुखी की परिभाषा को आप जानेंगे, आपको हम इसकी परिभाषा बताएंगे। यानी ओष्ठ को वृत्ताकार करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। या ऐसे कहें कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे मुख की आकृति एक वृत्ताकार आकृति के समान हो जाती है, उसे वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि वृत्तमुखी स्वर कौन से हैं, तो हम इनके बारे में बताते हैं। जैसे उ, ओ, औ, ओ, यानी ये आगत। यानी जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो आप भी उच्चारण साथ साथ करिए। देखो, जब हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो ऊ, तो जैसे ऊ ओठ की आकृति वृत्ताकार हो रही है। ऊ, ओ, औ, ओ, यानी इन पांचों की आकृति यानी पांचों का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे मुख की आकृति, हमारे ओठों की आकृति एक वृत्त के समान हो रही है, तो इसलिए इनका नाम हमने वृत्तमुखी दिया है। यानी विद्वानों ने इसका नाम वृत्तमुखी दिया है। अब हम नंबर 2 पर आते हैं। नंबर दो यानी ओष्ठ की आकृति के आधार पर हमने स्वरों को दो प्रकार के बताए थे। इनमें एक वृत्तमुखी स्वर था, दूसरा अवृत्तमुखी। यानी हम अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी का मतलब ऐसे यानी विपरीत, यानी वृत्त के विपरीत अवृत्तमुखी का। इसकी परिभाषा को जानेंगे हम, अपने शब्दों में इसकी परिभाषा को बताएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, यानी हमारे ओठ गोल नहीं होते हैं बल्कि फैल जाते हैं, उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, री, ए, ऐ। देखो, इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो आ यानी आ का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह फैल जाएगा। ई का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह यानी कम खुलेगा। ए, ऐ, ई, री, इनका उच्चारण करने पर हमारे मुख की आकृति अवृत्तमुखी के समान होती है, यानी वृत्तमुखी के विरुद्ध यानी असमान। दोस्तों, अब हम एक नई तथ्य, एक नई जानकारी आपको बताते हैं। ये ए, इसको उदासीन स्वर कहते हैं। दोस्तों, जब हमें इसके बारे में एग्जामिनर पूछता है कि उदासीन स्वर कौन सा होता है, तो ए, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो कि ए कैसा स्वर है,
अगर ऑप्शन में यानी विकल्प में उदासीन दे रखा है तो हम उदासीन ऑप्शन को चुनेंगे। अगर उदासीन नहीं दिया होता है और उदासीन के स्थान पर क्या अव्रतमुखी दिया हो तो हम ऑप्शन अव्रतमुखी चुनेंगे और हमारा ये आंसर सही होगा। दोस्तों अब हम आगे के भेद पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला के आगे का भेद है दोस्तों इसके बारे में तो हमने बता दिया है। उदासीन स्वर है, विकल्प में न होने पर अव्रतमुखी चुनें। अब हम जानेंगे जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वर के 3 भेद होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर एक मौखिक रूप से मैं बताता हूँ आपको, यानी अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। इनके बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अग्रस्वर कौन से होते हैं? दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है, हम उन स्वरों को अग्रस्वर कहते हैं। यानी ये कहें कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारी जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ, री। इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारी जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहेगा, तो इसलिए इनको अग्रस्वर कहते हैं। दोस्तों अब नंबर 2 पर आते हैं हम। नंबर दो मध्य स्वर। मध्य स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे अग्रस्वर में हमारी जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता था, ऐसे ही जिन स्वरों का उच्चारण करने में मध्य स्वर यानी जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे हम ए का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहेगा, इसलिए हम इसे मध्य स्वर कहते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको बात बताई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों हम नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 पश्च स्वर के बारे में आपको आभास होने लग गया होगा कि अग्र का मतलब था आगे की जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहना, और मध्य का मतलब था जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहना। ऐसे ही पश्च का मतलब पीछे यानी जीभ के पिछले भाग का सक्रिय रहना। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है पश्च स्वर कहलाता है। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ, ओ। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहेगा। दोस्तों मैंने यानी जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करके बताया है और इनके बारे में विस्तार से मैंने आपको जानकारी कराई है। आपको अच्छे से याद हो गई होगी और आपको मुझे लगता है कि कुछ भी यानी डाउट नहीं रहा होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर किसका, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। दोस्तों मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, इनके भेद 4 होते हैं। हम चारों भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, विवृत स्वर। विवृत का मतलब, यानी अब इंग्लिश के वर्ड से आप जान गए होंगे कि ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। यानी जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करेंगे और जिन स्वरों के उच्चारण करने में हमारे मुख का पूरा द्वार खुल जाए तो उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, यानी जब हम आ का उच्चारण कर रहे हैं, यानी जिसे बड़ा आ कहते हैं, बड़े आ का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख पूरा खुल जाता है, जिस कारण से हम उसे विवृत स्वर कहते हैं। तो दोस्तों अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे आ, इसका हम उच्चारण करेंगे तो पूरा मुख खुल जाएगा, इसलिए इसे हम विवृत स्वर कहते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं और आगे के प्रकार को पढ़ते हैं। दोस्तों अर्धविवृत स्वर यानी हाफ ओपन। हाफ ओपन से मतलब आधा खुलना, यानी अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे विवृत स्वर में तो हमारे मुख का द्वार पूरा खुलता था, अर्धविवृत स्वर में आधा खुलता है। जैसे ए, ऐ, औ, यानी अर्धविवृत में इनका जब हम उच्चारण करेंगे ए, ऐ, ओ, यानी मुख खुल तो रहा है मगर आधा खुल रहा है। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे के प्रकार पर चलते हैं। नंबर 3, संवृत स्वर। और इसमें अंग्रेजी के वर्ड से आपको आभास हो गया होगा क्लोज, यानी क्लोज का मतलब होता है बंद। यानी संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ, रे। इनका जब हम उच्चारण करेंगे, आप साथ ही साथ उच्चारण करके देखिए, ई, उ, री। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहता है, तो इसलिए इसे संवृत स्वर कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब हम नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4, अर्धसंवृत स्वर यानी हाफ क्लोज। यानी अर्धसंवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है उसे अर्धसंवृत कहते हैं। या ऐसे कह लें, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा खुला रहता है यानी या आधा बंद रहता है उसे अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ, ये। आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको मुख्य आकृति के आधार पर जो 4 भेद बताए हैं मैंने, इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी।
तो दोस्तों हम आगे के यानी हिंदी वर्णमाला के आगे के भेद पर चलते हैं। आगे का भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के 4 भेद होते हैं, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, कंठस्वर। कंठस्वर कौन से होते हैं, अब इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कंठस्वर, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, यानी जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो जिन स्वरों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारा कंठ से उच्चारण होता है, हमारा प्रभाव यानी कंठ पे पड़ता है। जैसे ए आ, जब हम इनका उच्चारण कर रहे होते हैं तो इनका उच्चारण करने पर हमारे कंठ पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनको कंठस्वर कहते हैं। दोस्तों हम आगे के प्रकार पर चलते हैं। अब जानेंगे तालव्य स्वर। तालव्य स्वर कौन से होते हैं। तालव्य स्वर, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। जैसे ई, ए, ऐ, यानी जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हम इनका उच्चारण तालु से करेंगे, हमारी वायु तालु पे जाके टकराती है, इसलिए इनको तालव्य स्वर कहते हैं। दोस्तों अगले प्रकार पर चलते हैं। अब मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, मूर्धा होता है। इनका जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वायु मूर्धा पे जाके टकराती है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य स्वर कहते हैं। जैसे ये मूर्धन्य स्वर है। कौन सा स्वर है ये मूर्धन्य स्वर है, इसलिए इसको मूर्धन्य स्वर कहते हैं। दोस्तों अगले प्रकार पर चलते हैं। नंबर 4, ओष्ठ स्वर, यानी ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं। ओष्ठ स्वर, इनका उच्चारण स्थान ओठ होता है। हम जब जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुखी यानी ओठों की आकृति एक अलग प्रकार की बनती है, ये कहें, या फिर हमारी वायु ओठों पे जाके टकराती है, इन्हें ओष्ठ स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, इन चारों का जब उच्चारण करेंगे तो हम ओष्ठ का यानी ओठों का सहारा लेंगे, हम ओठों के सहारे से इसका उच्चारण करते हैं। चलो दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपको एक नए तथ्य के बारे में, इन तथ्यों से मिला जुला तथ्य है उसके बारे में बताते हैं। ये इनके अतिरिक्त जो मैंने पीछे बताए हैं, इनके यानी तालव्य, मूर्धन्य और कंठे स्वर और ओष्ठ स्वर, इनके अतिरिक्त स्वरों के संयुक्त उच्चारण का स्थान भी होता है। यानी इनके अतिरिक्त यानी इनके सहयोग से जो उच्चारण स्थान होता है उनके बारे में जानेंगे। कंठोष्ठ स्वर। अब कंठोष्ठ स्वर कौन से होते हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। इनका उच्चारण स्थान, इसकी परिभाषा को सुने, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होते हैं। जैसे अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं, तो
ये होते हैं, देखो जैसे ए। अब हम इन्हें तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, आ प्लस ई। हमने इसका उच्चारण स्थान क्या बताया था, ए का उच्चारण स्थान क्या बताया था, ए का उच्चारण स्थान बताया था कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या बताया था, तालव्य, यानी सॉरी कंठोष्ठ। सॉरी कंठोष्ठ के बारे में पहले जान लेते हैं। कंठोष्ठ स्वर, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि वो कैसे, तो जैसे हम बता रहे हैं आपको। अब ओ, जब हम ओ को तोड़ेंगे तो ए प्लस ऊ में तोड़ेंगे, तो ए का हमने उच्चारण स्थान क्या बताया था, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या बताया था पीछे, ओष्ठ। तो जब हम दोनों को मिलाकर के ओ का निर्माण करते हैं तो इन दोनों की ध्वनि इसमें समायोजित हो जाती है, इसलिए इसका नाम कंठोष्ठ स्वर रखा गया है। एक यही कंठोष्ठ नहीं है, और इसके अलावा ये भी कंठोष्ठ स्वर है। इसको जब हम तोड़ते हैं, ए प्लस ओ, तो इसका तो कंठ है ही है। अब ये कंठोष्ठ, तो इसलिए ये भी कंठ से ही बोला जाता है, तो इसलिए इसको भी कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंठ तालव्य के बारे में। कंठ तालव्य के बारे में, कंठ तालव्य के बारे में, ये तो नंबर 1 और ये नंबर 2। कंठ तालव्य कौन से होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होते हैं। जैसे ए और ए, जब हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, किन किन स्वरों में तोड़ेंगे, ए प्लस ई में। तो इसका उच्चारण हमने कंठ बताया था, इसका उच्चारण स्थान हमने तालव्य बताया था। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी ध्वनि इसमें समायोजित हो जाएगी, तो इसलिए इसको कंठ तालव्य कहते हैं। ऐसे इसको तोड़ेंगे, ए प्लस ए, तो इसका कंठ, इसका तालव्य, इसका कंठ तालव्य, तो इसलिए इसको कंठ तालव्य कहते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको इन तथ्यों के बारे में जानकारी कराई है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार से आपको इन सभी तथ्यों की वीडियो मिलती रहेगी, और मैं आपको हिंदी ग्रामर का पूरा कोर्स करा दूंगा, जिससे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी टेट या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम में आपको इनसे अच्छी तादाद में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप परीक्षा में मिले क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।